हिमालय को हिमालय को हिमालय को ऊंचा डाना प्यारो मेरो गाँव। हिमालय को ऊंचा डाना प्यारो मेरो गाँव। छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं। छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमाऊं। हिमालय को हिमालय को। नंदा देवी चौखंबा, दूनागिरी, कामेट और त्रिशूल पर्वत के आंचल में बसा उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए तो पूरे विश्व में जाना ही जाता है, साथ ही अपनी पौराणिकता के लिए भी जाना जाता है। ऋग्वेद में इसे देवभूमि कहा गया और स्कंद पुराण में इसे 2 भूखंडों के रूप में बांटा गया। एक केदारखंड जो वर्तमान में गढ़वाल का क्षेत्र है और एक मानसखंड जो वर्तमान में कुमाऊं का क्षेत्र कहा जाता है। मालिनी नदी के तट पर कण्व ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पनपी और जन्म हुआ एक ऐसे वीर बालक का जो बचपन से ही बड़ा साहसी था। शेरों के साथ खेलना और शेरों के जबड़े में हाथ डालकर उनके दांतों को गिनना उसका शगल था। उस वीर पुत्र भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कण्व ऋषि के इसी आश्रम में कालिदास ने कालजयी ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी की। यह भूमि देवी देवताओं की लीला स्थली भी कही जाती है। कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पर वेद, पुराण, उपनिषदों और कई ग्रंथों की रचना की है। सप्त ऋषियों की इस तपोभूमि को बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में हिमवंत भी कहा गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग नाम का चीनी यात्री यहाँ पर आया और उत्तराखंड के वैभव और उसकी प्राकृतिक सुषमा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपनी पुस्तक में उत्तराखंड का जिक्र किया और इस भूमि को कई बार नमन किया है। इस पर्वतीय प्रदेश में कई राजवंशों का शासन रहा और सभी के शासनकाल के अभिलेख और उनकी स्मृतियां आज भी उत्तराखंड के चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। उन राजवंशों में सबसे प्रमुख कुणिंद वंश और उसके बाद शक, कुषाण, पौरव, कत्यूरी, चंद और परमार या पवार राजवंश का शासन रहा। शैले शैले न माणिक्यम न मोक्तिकम न गजे गजे। ये कहा जाता है कि हर पर्वत पे मुक्ताएं नहीं होती, हर गज के सिर पर मुक्ताएं नहीं होती, लेकिन उत्तराखंड का ये क्षेत्र अपने हजारों माणिकों से जगमग होता रहा है। यहाँ देश और राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपने जानों की बाजी लगा देने वाले कई वीर और वीरांगनाएं हुई हैं। इसीलिए इसे वीर भूमि भी कहा जाता है। इस भूमि के गली गली, चप्पे चप्पे, घर घर में वीरता की अमर कहानियां छुपी हुई हैं। वीरांगना रानी कर्णावती की कहानी कौन नहीं जानता। मुगल सल्तनत के दांत खट्टे कर उनके सैनिकों को अपमानित कर मुगल दरबार में भेजने वाली कर्णावती इतिहास में नाक काटने वाली रानी के रूप में भी मशहूर हुई। इसके अलावा तीलू रोतेली, जिसे गढ़वाल की झांसी की रानी कहा गया, उसकी घोड़ी बिंदुली भी इतिहास में दर्ज की गई। इन सभी के नाम पर यहाँ पर कई कहानियां, किस्से और किंवदंतियां लिखी गई हैं। जलियांवाला बाग की तरह यहाँ पर भी क्रूर अंग्रेजी शासकों ने अफगानिस्तान के आंदोलनकारियों को गोली से भून देने के आदेश दिए, लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट का ये वीर सेना नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अड़ गया और उसने अंग्रेजी हुकूमत की इस डायरनुमा आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजी शासक तिलमिला गए और 11 वर्ष से अधिक का कारावास उस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को दिया गया। लेकिन तब तक चंद्र सिंह गढ़वाली क्रांतिकारियों की प्रेरणा बन चुका था। पूरे विश्व के अखबारों में चंद्र सिंह गढ़वाली को एक वीर योद्धा की तरह प्रस्तुत किया गया। मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल 1930 के इस दिन को
यादगार बनाने के लिए उनकी याद में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा भी कर दी। इस तरह इस महान योद्धा ने अंग्रेजी सल्तनत को ललकार कर वही काम किया जो मंगल पांडे ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में किया था। उत्तराखंड के इस वीर योद्धा का एक कारनामा इतिहास में पेशावर कांड के रूप में दर्ज है। प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध या आजादी का आंदोलन, यहाँ के वीर सेनानियों ने अपने राज्य और देश के लिए आहुतियां दी हैं। ब्रिटिश हुकूमत के समय इस राज्य में कुली बेगार नाम की एक प्रथा हुआ करती थी, जिसमें अंग्रेज अफसर जिस गांव में जाते थे पूरा गांव कुली बन जाता था। यहां तक कि अंग्रेज अफसर उसी गांव के किसी व्यक्ति के पीठ पर पांव रखकर जमीन पर उतरते थे। इस अपमानजनक कुप्रथा को बंद करने के लिए बद्रीदत्त पांडे जी ने पूरे उत्तराखंड को लामबंद किया। उत्तरायण के मेले में सरयू नदी के तट पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पटवारियों ने अपने रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए और सरयू नदी का जल उठाकर ये शपथ ली कि जब तक इस प्रथा का अंत नहीं होगा वो चैन की सांस नहीं लेंगे। उनके इस निश्चय से अंग्रेजी हुक्मरान घबरा गए और उन्हें घबराकर इस कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ी। इस तरह बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी के खिताब से नवाजे गए। उनके साथ हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल जी ने भी इस कुली बेगार प्रथा को हटाने के लिए बहुत जबरदस्त प्रयास किए। 40 के दशक में जब गांधी की आंधी इस देश में चल रही थी तो उत्तराखंड भी गांधी जी के इस अहिंसात्मक आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था। अल्मोड़ा के सल्ट में किसानों ने, स्थानीय निवासियों ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। बदले में दमनकारी अंग्रेजी शासकों ने गोलियों की बौछार कर दी। 4 लोग मारे गए। गांधी जी ने इस आंदोलन की तुलना बाराडोली से की। 5 सितंबर 1942 की इस क्रूर घटना में अपने प्राण गंवाने वाले शहीदों के नाम पर 5 सितंबर के दिन उत्तराखंड में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की भी भूमिका स्वाधीनता आंदोलन में अद्वितीय रही। उन्होंने पर्वत के विकास के लिए तो कार्य किए ही, आजादी के बाद देश के गृह मंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। राज्यों के एकीकरण का काम भी उन्होंने बखूबी किया। अपनी विशिष्ट पहचान के लिए गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा जाता था। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तर्ज पर यहां क्रांतिकारियों और जननायकों की एक लंबी फहरिस्त है। उनमें कालू मेहरा, प्रयाग दत्त पंत, हरगोविंद पंत, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, श्री देव सुमन, काली कुमाऊं के शेर कहे जाने वाले हर्षदेव औली, महावीर त्यागी, खुशीराम आर्य, हिमपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा। स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाली महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विष्णु देवी को कौन भूल सकता है। कुंती वर्मा और भी बहुत सी महिलाओं ने यहाँ की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। देश की आज़ादी के बाद अविभाजित उत्तर प्रदेश के 3 मुख्यमंत्री देने का सौभाग्य भी इस उत्तराखंड राज्य को है। उनमें गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी। और पृथक राज्य बनने के बाद योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और केंद्र के कई मंत्री और महत्वपूर्ण पदों पर भी यहाँ के लोगों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। फिर चाहे वो भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल हों
या तेज तर्रार सीडीएस विपिन रावत हों, बीजेपी की त्रिमूर्ति के रूप में स्थापित अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी का नाम भी लिया जाता है। मुरली मनोहर जोशी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री भी रहे। इसके अलावा भुवन चंद कंडूरी ने भी अटल जी के साथ मिलकर सड़क परिवहन मंत्री के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उत्तराखंड का समाज अपनी सामाजिक समस्याओं के लिए हमेशा जागरूक रहा है। जैसे जैसे यहाँ समस्याएं जन्म लेती हैं, उनको दूर करने के लिए कोई न कोई आंदोलनकारी खड़ा हो जाता है। वन माफिया जब सक्रिय हो गए तो सुंदरलाल बहुगुणा की प्रेरणा से गोपेश्वर चमोली की रहने वाली गौरा देवी ने महिलाओं को लामबंद किया और पेड़ों से चिपटकर उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। ये आंदोलन चिपको आंदोलन के रूप में जाना गया और दुनिया भर में इसे बहुत सुर्खियां मिली। इसी तरह माल बेगार प्रथा को भी खत्म करने के लिए यहाँ पर प्रयास किए गए। कुली बेगार की प्रथा भी बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से समाप्त की गई। डोला पालकी की प्रथा भी एक ऐसी ही कुप्रथा थी जिसमें नीची जाति के लोगों को अपने वर वधू को डोली में ले जाने की अनुमति नहीं थी। जयानंद भारती और उसके बाद हरिप्रसाद टमटा के प्रयासों से इस कुप्रथा का भी अंत किया गया और सभी जातियों को उनका अधिकार प्रदान किया गया। विश्व में बहुत से रमणीक स्थल और हिल स्टेशंस हैं, पर वो कहा जाता है ना कि रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज के फूल, खुशबू कहाँ से लाएंगे। वो पौराणिकता, वो आध्यात्मिकता जो उत्तराखंड की भूमि में है, वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। इसीलिए साहित्यकारों का स्वर्ग कहा जाता है इसे। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए आते हैं। भारत के 3 युग प्रवर्तक पुरुष महात्मा गांधी, विवेकानंद और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर अपने अपने प्रवास पर यहाँ आए। गांधी जी ने कौसानी में अनाशक्ति आश्रम बनाया और वहाँ एक पुस्तक अनाशक्ति योग लिखी भी। इसी तरह रामगढ़ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि नाम की कालजयी पुस्तक, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, उसके कुछ अंश लिखे। बल्कि वो तो अपने विश्वविद्यालय विश्व भारती की स्थापना भी रामगढ़ में ही करना चाहते थे। विवेकानंद ने भी श्यामला ताल में अपना एक आश्रम बनाया और अपनी चेतना को धार देने के लिए वो अक्सर उत्तराखंड की भूमि में आया करते थे। इस तरह उत्तराखंड साहित्यकारों, कवियों, लेखकों की एक शरण स्थली बन गया। 17वीं शताब्दी में महान चित्रकार मौलाराम और उतने ही बड़े कवि जिन्होंने गढ़ राजवंश का इतिहास और अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया, वे दोनों ही कलाओं में प्रवीण थे। तोमर वंश से संबंध रखने वाले इस महान चित्रकार और लेखक को उत्तराखंड हमेशा याद रखता है। इसी समयावधि में उत्तराखंड के सबसे सम्मानित कवियों में से एक लोक रत्न पंत भी पैदा हुए। उन्हें सम्मान से कविराज का दर्जा भी दिया जाता है और गुमानी पंत के नाम से उन्होंने अपनी रचनाएं भी की। उनकी रचनाएं आज भी लोक गायक बड़े चाव से गाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव कौसानी में गोसाई दत्त नाम का एक बालक जन्म लेता है और अपने घर में नेपोलियन बोनापार्ट की तस्वीर देखता है और तय करता है कि इसी की तरह घुंघराले बाल रखूंगा जो मेरे कंधों तक झूलेंगे, और वो ऐसा करता भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी के सुकुमार कवि, प्रकृति के चतुर चितेरे सुमित्रानंदन पंत की, जिन्होंने अपने जादुई लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, कविताओं को एक नई ऊंचाई दी। प्रकृति प्रेम की एक पराकाष्ठा उनकी कविताओं में झलकती है, क्योंकि वो कहा करते थे कि हिमालय और प्रकृति तो मेरे घर का मेहमान है, मैं उसकी गोद में पला हूँ,
तो मेरी कविताओं में प्रकृति का वर्णन तो स्वाभाविक ही है। हिंदी साहित्य के सबसे सुनहरे दौर के प्रतिनिधि कवियों में सुमित्रानंदन पंत की गिनती की जाती है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा जैसे दिग्गज उनके समकक्ष थे और उन सभी से उनकी अभिन्न मित्रता भी थी। उन्होंने पर्वत प्रेम को राष्ट्रीय मंच पर एक नई आभा प्रदान की। इसकी एक छोटी सी वानगी आप मेरी इस कविता पाठ में सुन सकेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र द्रग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। प्रकृति का गीत हो या भारत माता का यशगान, सुमित्रानंदन पंत की लेखनी से सभी तरह के गीत एक जादुई आकार लेकर निकले। जैसे इस गीत में उन्होंने भारत की यश गाथा का वर्णन किया है। गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल, हृदय हार गंगा जल, कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता, जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। सुमित्रानंदन पंत को अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए भारत का शीर्षस्थ साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ सम्मान मिला, जो उनकी प्रसिद्ध कृति चिदंबरा के लिए उन्हें दिया गया। और ऐसी ही एक कृति बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। अपने अभिन्न मित्र सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर ही हरिवंश राय बच्चन ने अपने पुत्र का नाम अमिताभ रखा। अब हम जिक्र कर रहे हैं पर्वत के उस माणिक का, जिसने अपने छोटे से लेखन काल में बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। निराला भी उनकी लेखनी से प्रभावित हुए। एक विदेशी समीक्षक ने तो उनकी तुलना जॉन कीट्स से कर डाली। उन्होंने लिखा कि अगर जॉन कीट्स भारत में पैदा होते तो वो चंद्र कुंवर बड़तवाल होते। चंद्र कुंवर बड़तवाल का लेखन जीवन बहुत ही छोटा रहा। 28 वर्ष की अल्प आयु में ही क्षय रोग के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए लगभग 1000 कविताओं का एक खूबसूरत जादुई संसार। उन्होंने अपने आसपास प्रकृति की खूबसूरत छटा और अंत समय में मृत्यु के अवसान के गीत भी लिखे, जो काफी मार्मिक और दिल को छू लेने वाले हैं। महिला लेखकों की सशक्त परंपरा में एक बहुत ही सशक्त नाम है गौरापंत शिवानी का। शिवानी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने स्थानीय भाषाओं के शब्दों का उपयोग हिंदी लेखनी में किया। उनके लिखे उपन्यास कैंजा, जालक, भैरवी, 14 फेरे बहुत ही मकबूल हुए। कृष्णकली और 14 फेरे तो उनके काफी प्रसिद्ध उपन्यास हुए और इसके लिए उन्हें पूरे देश में पर्याप्त सराहना भी मिली। उनके उपन्यासों में, कथाओं में पहाड़ की महिलाओं के दुख दर्द छुपे रहते थे। ईजा, कैंजा, भिंजू, दाजू, नंतिंग जैसे ठेठ कुमाऊनी शब्दों का प्रयोग अपनी हिंदी लेखनी में जब वो करती थी तो कुमाऊं की एक झलक उनकी लेखन में हमेशा दिखती रही। मनोहर श्याम जोशी उत्तराखंड के एक ऑलराउंडर साहित्यकार कहे जाते हैं। ऑलराउंडर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने लेखन की हर विधा में अपनी अलग ही छाप छोड़ी। उन्होंने पत्रिकाओं में संपादन भी किया, उपन्यास भी लिखे, कविताएं भी लिखी और पटकथाएं भी। कौन भूल सकता है दूरदर्शन के उस सीरियल हम लोग को, या बुनियाद को, या उनका लिखा नेताजी कहिन जिस पर कक्का जी कहिन बना। और ऐसा ही एक सीरियल
मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उनके लेखन में चुटीले संवाद और गहरी संवेदनाएं हुआ करती थी। उत्तराखंड और भारत के साहित्य समाज में मन्नू भंडारी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनकी लेखनी में एक जादू था। उनका एक धारावाहिक आपका बंटी, जो धर्मयुग में प्रकाशित होता था, अत्यंत ही लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा उनके एक उपन्यास पर खूबसूरत फिल्म रजनीगंधा भी बनी और रजनी नाम का सीरियल और भी अन्य पटकथाएं भी उन्होंने लिखी। अपने लेखन में स्त्री के विमर्श और गहरी संवेदनाएं लेकर मन्नू भंडारी अपनी कथाओं के स्तर को शीर्ष तक पहुंचा देती थी। उत्तराखंड के साहित्य संसार में लेखन की एक लंबी परंपरा रही है और उसके प्रतिनिधि लेखकों में मंगलेश डबराल, शैलेश मटियानी, इला चंद्र जोशी, विद्यासागर नौटियाल, गिरीश तिवारी गिरदा और नाटककार गोविंद वल्लभ पंत, जिनका लिखा नाटक कोहिनूर का लुटेरा दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जो राहुल सांस्कृतायन की तरह उत्तराखंड के गली गली में घूमे और दुर्लभतम इतिहास के तथ्यों को संकलित कर एक खूबसूरत दस्तावेज तैयार किया। उनका 12 खंडों में प्रकाशित उत्तराखंड का इतिहास साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में एक अमूल्य धरोहर है। उनके इस घुमंतु स्वभाव के कारण उनको चारण नाम से भी पुकारा जाता है। दुनिया भर के बच्चों के बीच कहानी सुनाने वाले दादाजी के नाम से मशहूर रस्किन बॉन्ड अपनी प्रसिद्ध बाल कथाओं के कारण पूरी दुनिया के सबसे चहेते लेखकों में से एक माने जाते हैं। वे उत्तराखंड के मोहपाश में ऐसे बंधे कि मसूरी के होकर ही रह गए। उन्होंने 500 से अधिक लेख और कई पत्रिकाओं में आलेख भी प्रकाशित किए। 50 से अधिक खूबसूरत बाल उपन्यास भी उन्होंने रचित किए हैं। उनके उपन्यासों पर आधारित बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं, जिनमें 7 खून माफ, श्याम बेनेगल की जुनून और विशाल भारद्वाज की बहुत ही खूबसूरत फिल्म, जिसे नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, द ब्लू अम्ब्रेला, भी रस्किन बॉन्ड के ही उपन्यासों पर आधारित थी। ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। आज़ादी से लेकर 80 तक का दशक रेडियो का युग कहा जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई बात घर घर तक पहुंचानी हो तो आकाशवाणी ही उसका जरिया हुआ करती थी। और इस आकाशवाणी में देवकी नंदन पांडे एक स्टार की तरह घर घर में जाने जाते थे। कहा जाता है कि उस दौर के सभी महत्वपूर्ण समाचार देवकी नंदन पांडे की आवाज़ में ही बुलवाए जाते थे। उनका समय हो या न हो, उन्हें घर से लाया जाता था महत्वपूर्ण समाचारों के संबोधन के लिए। उन्होंने न्यूज़ रीडिंग की इस विधा को एक आसमान की ऊंचाई दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में मृणाल पांडे अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन भी किया और कई आलेख भी लिखे। मृणाल पांडे को लेखन विरासत में ही मिला था। उनकी मां शिवानी गौरा पंत एक आला दर्जे की लेखिका हुआ करती थी। उस युग में जब बहुत ही कम चुनिंदा महिला पत्रकार हुआ करती थी, मृणाल पांडे ने कलम थामी और उनकी कलम से जादुई आलेख निकले। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, लक्ष्मीदत्त पंत और न जाने कितने ही नाम पत्रकारिता की दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। फिल्म, टेलीविज़न और मनोरंजन की चकाचौंध भरी दुनिया में उत्तराखंड के कई सितारे अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। उनमें से कई नाम फिल्म जगत के बड़े सितारों में शुमार किए जाते हैं। उनमें अनुष्का शर्मा, जुबिन नौटियाल, उर्वशी रौतेला, निर्मल पांडे, सुधीर पांडे, ब्रजेंद्र काला, राघव जुयाल, सुधांशु पांडे, वरुण बडोला, मोहन भंडारी और सुरीली गायिका नेहा कक्कड़ जैसे कई कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया
केवल कलाकार ही नहीं बल्कि मनोरंजन जगत के कलाकारों को तराशने वाले शिक्षक भी यहाँ हुए हैं। उनमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़े हुए बीड़ू बॉय मोहन उप्रेती, जो एक स्वयं सिद्ध लोक गायक भी थे, और ब्रजमोहन शाह, जिन्हें नाटकों के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में शुमार किया जाता है। इन्होंने कितने ही अनगढ़ कलाकारों को गढ़ा है, जिन्होंने टेलीविज़न, फिल्म्स और रंगमंच की दुनिया में तहलका मचाया है। ऐसे ही रंगमंच के एक कलाकार टॉम अल्टर भी यहीं से संबंध रखते हैं। हालांकि फिल्मों में उन्हें छोटी मोटी भूमिकाओं में ही लिया गया, परंतु रंगकर्म की दुनिया में टॉम अल्टर एक बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे। उन्हें नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी के समकक्ष रखा जाता था। गालिब, कबीर, तुलसीदास जैसे जटिल पात्रों को रंगमंच पर सजीव करके दिखाया। सरोवर नगरी नैनीताल का बॉलीवुड कनेक्शन तो अद्भुत ही है। यहाँ अभिनय के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की है। यहीं के शेरवुड स्कूल में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की और स्वाभाविक अभिनय और कलात्मक फिल्मों के दूसरे शहंशाह नसरुद्दीन शाह का संबंध भी इसी क्षेत्र से है। अपने अभिनय से सिनेमा घरों में खौफ पैदा कर देने वाले एक खलनायक डैनी डेंजोप्पा को कौन नहीं जानता। इनकी स्कूली शिक्षा भी नैनीताल के बिरला स्कूल से ही हुई है। मनोरंजन जगत के अलावा खेलों की भी अपनी एक अलग दुनिया है। यहाँ के युवा और तेज तर्रार जीवट भरे खिलाड़ियों ने केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश का गौरव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ाया है। हालांकि खेल की पर्याप्त सुविधाएं अभी इस राज्य में मयस्सर नहीं है, लेकिन वो जुनून है यहाँ की मिट्टी का, यहाँ की पानी का, कि युवाओं ने बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में अपने देश का परचम लहराया। उस स्वर्णिम सफलता को कौन भुला सकता है जब अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक जैसे सबसे बड़े मंच पर शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। शूटिंग के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले जसपाल राणा, जिन्होंने विश्व मंच पर भारत के झंडे को कई बार बुलंद किया है। इसके अलावा एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल को कौन याद नहीं रखता। इसी तरह एक और महिला वेट लिफ्टर कोच हंसा मनराल, जिसकी शिष्या कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में पदक जीता। अल्मोड़ा के रहने वाले लक्ष्य सेन बैडमिंटन की नई सनसनी बनकर उभरे हैं और भारत को उनसे कई उम्मीदें हैं। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने कभी बैट और बॉल को हाथ से थामा ना हो। इसीलिए क्रिकेट के खिलाड़ी घर घर में सेलिब्रिटी की तरह पूजे जाते हैं, और उन सेलिब्रिटीज में जो सबका सिरमौर है वो है MS धोनी, जिसने जब ग्लव्स थामा और भारत की कप्तानी की तो कई मौकों पर भारत के झंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लहराया। उसके बाद एक नई सनसनी के रूप में ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट का भविष्य बना। स्टाइलिश बल्लेबाज मनीष पांडे ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई मौकों पर शानदार पारियां खेली। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि इस राज्य में खेल की पर्याप्त सुविधाएं न होते हुए भी, बड़े बड़े स्टेडियम और मैदान न होते हुए भी, यहाँ के खिलाड़ियों में एक जीवट है, युवाओं में जोश है, और वही जोश उन्हें राज्य और राज्य के बाहर ले जाता है, और जिसके बाद वे अपनी प्रतिभाओं को तराशते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उमंग और उत्साह से भरे इस राज्य में लोक गायन की एक लंबी परंपरा है। यहाँ की लोक संस्कृति बहुत गहरी है। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, सब कुछ यहाँ के लोक गायन में आता है। यहाँ के लोक गायकों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। उत्तराखंड की बेगम अख्तर कही जाने वाली कबूतरी देवी, जिन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है, सीधा साधा मजदूर का जीवन जीने वाली कबूतरी देवी लोक गायिकाओं के शीर्ष पर विराजमान है
उन्होंने कई दिल छू लेने वाले लोकगीत गाए हैं। उनकी गायकी का एक छोटा सा नमूना हम भी पेश कर रहे हैं। स्टेशन सम्मा पछिलो वीराना है जाला, पछिलो वीराना है जाला। अपनी पुरकशिश आवाज से उत्तराखंड की लोक गायकी को एक नई ऊंचाई देने वाले लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी की गायकी की अदा ही निराली है। गगन भगे शिव कैलाशा देवी देवता हिमाली काटाओ। गगन भगे शिव कैलाशा देवी देवता हिमाली काटाओ। शिव को डमरू बाजा मेरी ही वाला डम डम, मेरी ही वाला डम डम। घनी बाजी रे टन टन, घनी बाजी रे टन टन। भुरु भुरु पूजाओ है गो। गढ़वाली लोक गायकी के गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी की गायकी का जादू ही अलग है। मैं माना पूछा न पूछा न पूछा, मैं माना पूछा न पूछा न पूछा। बीकी छुईयो मारशा बीकी जनी क्या बता, रूप रंग की खान बांधवा जान बोलिया बड़े कि चल गए। मैं माना पूछा अजी न पूछा न पूछा, मैं माना पूछा न पूछा न पूछा। उत्तराखंड की स्वर कोकिला कल्पना चौहान के गीतों की भी एक वानगी आप ले ही लीजिए। अपनी खूबसूरत आवाज से लोक गीतों में रस घोल देने वाले गायक हीरा सिंह राणा। बिंदी घागर काई धोती लाल किन्नरवाई, रंगीली बिंदी घागर काई धोती लाल किन्नरवाई। हाय 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 रे जाता, होय रे जाता, हाय 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 रे जाता, होय रे जाता। की मुखी प्योली फूले वाई यूं अखम काई फेरिया। हाय 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 रे जाता, होय रे जाता, हाय 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 रे जाता, होय रे जाता। पहाड़ में देवी देवताओं के आह्वान के गीत भी गाए जाते हैं। इस लोक गायन की परंपरा को यहाँ जागर कहा जाता है। इस विधा में पुरुषों का ही एकाधिकार हुआ करता था, लेकिन बसंती बिष्ट ने उस एकाधिकार को तोड़ा और जागर गायन की इस विधा को एक नई ऊंचाई दी। ये नंदा सुपाला रे जया, ये वरना तुम्हारी है जातरा। ये नंदा जियाली जतना जया तुम ते जहा कैलाशा। हे धन्य उत्तराखंडा मेरा, धन्य गढ़ देशाय, धन्य देवा भूमि मेरी, धन्य मातृ भूमि मेरी। बसंती देवी को लोक गायकी की इस विधा में महारत हासिल करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के लोक गायक और गायिकाओं की एक लंबी फहरिस्त है।
सभी ने लोक संस्कृति को समृद्ध करने के लिए अपने अपने योगदान दिए हैं। और ऐसा ही एक आशीर्वाद सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का भी उत्तरांचल के लोक गायन को मिला है। उन्होंने अपनी नायाब आवाज़ में उत्तराखंड का एक गीत गाया है जो हमारे लिए उनके आशीर्वाद से कम नहीं है। मन भर मैगी मेरी सुध बुध ख्वेगे, मन भर मैगी मेरी सुध बुध ख्वेगे। सुनी तेरी बांसुरी सुर, सुनी तेरी बांसुरी सुर, बन मसुरे सुर बांसुरी, बन मसुरे सुर। मन भर मैगी मेरी सुध बुध ख्वेगे, मन भर मैगी मेरी सुध बुध ख्वेगे। दोस्तों, हिमालय सी उदारता यहाँ के लोगों में भी नजर आती है। तभी तो जिम कार्बेट और रैमजे को यहाँ के लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया, उन्हें मान भी बख्शा। आज भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित और पद्म भूषण से सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट और गांधी विचारक राधा भट्ट, इतिहासविद शेखर पाठक जैसे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का ही नहीं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथियों, पर्वत प्रदेश के माणिक, इस ऑडियो के जरिए हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की एक छवि आपके सामने प्रस्तुत करें जिसमें यहाँ के लोगों के महान कार्य और उनके उल्लेखनीय योगदानों को आपके सामने रखा जाए। हालांकि हमें मालूम है कि ये कोशिश ऐसी ही है जैसे आसमान के तारों को मुट्ठी में कैद करना, लेकिन हमारा ये प्रयास निश्चित रूप से आपको सराहना के योग्य लगेगा और इस प्रयास को और आगे तक पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करते रहेंगे। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत आपसे विदा ले रहा हूं। अगली मुलाकात किसी और मौजू पर, किसी और मोड़ पर। तब तक सुनिए हिमालय की वो आवाज़ जो आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि आओ मेरी आगोश में आ जाओ और इन हवाओं का लुत्फ लो। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ